गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 1 मैनेजमेंट का फिर से एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ। शॉर्ट में मैं सारा ब्रीफ में बिल्कुल समझा दूँगी। मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम कि मैनेजमेंट क्या है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग। सबसे पहले क्या आ गया, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग। किसी काम को करने का एक प्रॉपर वे है। अ सेट ऑफ फंक्शन, जिसमें फंक्शन सेट किए जाते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये इसके फंक्शंस हैं। टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंट और इफेक्टिव, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि एफिशिएंट और इफेक्टिव क्या है। एफिशिएंट होता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन और इफेक्टिव होता है टाइम मैनेजमेंट, कि हमारा काम कम से कम कॉस्ट में और कम बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पर हो जाए, वो ही कहलाती है एक्चुअल में मैनेजमेंट। इसमें फिर हमारा नेक्स्ट था इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। क्या था? इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है? जब हम अपने जॉब को टाइम पर कंप्लीट करते हैं, मैटर नहीं करता कि उसके लिए हमें क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी है, तो वो होती है हमारी इफ़ेक्टिवनेस। जबकि एफिशिएंसी क्या कहती है कि काम हम को कंप्लीट करने में हमारी कितनी भी कॉस्ट लगे, मैटर नहीं करता हमारे लिए, हमें अपना काम कंप्लीट चाहिए। इफ़ेक्टिवनेस कहती है कि हमें काम है जो उसको रिज़ल्ट जो है वो अचीव करने हैं टाइम पर। एफिशिएंसी कहती है कि हमें कॉस्ट बेनिफिट को नहीं देखना है, हमें अपना काम कंप्लीट करना है। तो मेन कंसिडरेशन इफेक्टिवनेस का किस पर रहता है? टाइम पे। और एफिशिएंसी का किस पे रहता है? कॉस्ट पे। जब तक ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी, दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे, तब तक वो मैनेजमेंट नहीं कहलाती। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मुझे कल के कल कोई चीज़ चाहिए तो इसका मतलब मैं बिल्कुल अनलिमिटेड पैसा खर्च कर दूँ। और ये ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं पैसा तो कम खर्च करूं लेकिन टाइम पीरियड ना देखूं, इतनी देर में उस चीज़ की डिमांड कम हो जाए, तो वो भी मैटर नहीं करता। उसके बाद मैंने आपको फीचर समझाए थे। फीचर समझाने का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी दिया था, जिसमें हमने बताया था कि ये गोल ओरिएंटेड होता है, इसमें मेन फोकस किया जाता है ऑल परवेजिव, यानी पूरा यूनिवर्सली हम इसको हब सब जगह एक्टिविटीज़ होती हैं। मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल में हमारे 3 काम आ जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि उसका काम क्या होता है कि काम को पूरी तरह से मैनेज करना, पीपल्स को उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग उनको मैनेज करना, प्लस उनकी जो नीड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीड्स को डील करते हुए उनसे हाई एफिशिएंसी काम लेना। थर्ड था हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो ऑपरेट मतलब कि अपने फंक्शंस होते हैं, हमारे फंक्शंस जो डिसाइडेड थे, उन फंक्शंस को अपने तरीके से चलाना ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, एक काम ख़त्म हुआ तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ख़त्म हुआ तो तीसरा आ जाता है। और उसके अलावा जितने हमारे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में ये कंटिन्यू रहता है कि आज हमारा काम ख़त्म हुआ तो कल के लिए डिसाइडेड है। उसके बाद मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है कि जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगा लो या उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, उनके बीच में एक सिंगल ओपिनियन पर अग्रीमेंट नहीं आता, एग्री नहीं होते, तब तक वो गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। डायनामिक फंक्शंस, डायनामिक फंक्शंस का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट को धीरे धीरे अपने जो है चेंजेस भी लाने पड़ते हैं। जैसे मैं मैकडी का एग्जांपल दूं, अगर मैकडी को इंडियन मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसे इंडियन मसाले लाने पड़ेंगे, उसके बीच में कुछ ना कुछ रिवोल्यूशन देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। इनटेंजिबल फोर्स, इनटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है कि सिर्फ प्रेजेंस को फील किया जा सकता है मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट को दिखाया नहीं जा सकता। मान लो कोई मैनेजर है, हमारे कोई एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ सम टाइम क्या होता है वो फाइनेंशियल उनको मोटिवेशन दिया जाए तो वो खुश हो जाते हैं। सम टाइम सिर्फ एक बार पीठ थपथपा दी जाए, पैट कर दिया जाए एक बार सिर्फ पीठ पे, तो वो उससे खुश हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मैनेजमेंट में एफिशिएंट हो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। ऑर्गेनाइजेशनल, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल से रिलेटेड होते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले मोटो क्या होना चाहिए वो भी बताते हैं हम। दूसरा होता है सोशल, सोशल यानी पब्लिकली हमारे क्या होने चाहिए। थर्ड होता है हमारा पर्सनल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या है, इसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल यानी मटीरियल, जितनी हमारी मैन, मनी और मटीरियल, 3M होते हैं, मैन, मनी, मटीरियल, ये तीनों को हम जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे, जिसको जितनी अच्छे से यूटिलाइज करवा पाती है एक कंपनी या फर्म, उनकी मैनेजमेंट उतनी ही बढ़िया कही जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं तो हमारा सबसे पहले मोटो होता है
सर्वाइवल का, कि ऐसा नहीं है कि आते ही मैं कहूँ कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, नहीं। मुझे 1-2 साल के लिए ये होता है कि एटलीस्ट मुझे अपने बिज़नेस में टिके रहना है, बने रहना है, चाहे मुझे प्रॉफिट ना भी हो, एक स्टेबल कंडीशन में आ जाऊँ। ऐसा नहीं, सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज आती भी हैं लेकिन 1 साल में ही बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो अपनी सर्वाइवल के लिए वर्क नहीं कर पाती हैं। तो हमें उनकी अपनी सर्वाइवल के लिए देखना है। 1 साल में अगर हम सर्वाइविंग के लिए हमने देख लिया तो फिर हम अपनी प्रॉफिट की तरफ हमारा फोकस हो जाता है। बिजनेस में जो हज़ार्ड्स आते हैं, जिसे हम स्वॉट कहते हैं, स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये चीज़ों को एनालिसिस करके हम अपने प्रॉफिट की ओर ध्यान देते हैं। प्रॉफिट के बाद जब हमें एक लिमिटेड रेट पर प्रॉफिट होने लग जाता है तो तब हम अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं। कैसे? देखो, कोई भी बिज़नेस है, मान लो एक बिज़नेस में पहले साल मुझे सिर्फ कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, जितना मेरे पास पैसा आता था उतने को ही मैं वापस इन्वेस्ट करता था, जितना मेरे कुछ लेबर को पे हो जाता था, कुछ रेंट पे हो जाता था। लेकिन मुझे अब जब प्रॉफिट होने लगा तो मैंने उस प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी। एक्स्ट्रा जब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी तो उससे मुझे और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने उसे फिर से दोबारा अपनी प्रोडक्शन में लगाया। इस तरह से मेरी जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ती चली गई और उससे बढ़ने से मैंने अपनी ग्रोथ पर फोकस किया। तो मैनेजमेंट का मेन यही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर फोकस करे। उसके बाद होते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमारे क्या क्या आते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव में हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान में रखना है। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमें अपनी पब्लिक को भी ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है उनकी सेफ्टी। जब हम कोई काम करवा रहे हैं अपनी एम्प्लॉयज़ से तो उनको हमने उनकी सैलरी तो देनी ही देनी है, उसके साथ उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी पर भी ध्यान देना है। इसके लिए हम उन्हें इंश्योरेंसेस दे सकते हैं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स दे सकते हैं और उन्हें मोटिवेट बनाए रखने के लिए उन्हें क्वार्टर्स दे सकते हैं। और जो हमारी कंपनी है, जो पब्लिक है, अगर पब्लिक के बारे में सोचें तो हम इसके लिए हमें एनवायरनमेंट यहाँ पर दिया हुआ है टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, कि हमें एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करना है। टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो हमारे आसपास के रेसिडेंशियल्स हैं अगर हम उनसे रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हमें उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, देखो, एशियन पेंट्स हैज़ प्रोवाइडेड फंड्स अंडर इट्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एशियन पेंट्स जो हैं वो फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, जिसमें क्या करते हैं वो, विच हैज़ मेड पॉसिबल द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज बाय द फार्मर्स। फार्मर जो हैं वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि स्टील अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया रेगुलेटरी प्रोवाइड सर्विसेज टू द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ टू द पीपल लिविंग नियर बाय इट्स स्टील प्लांट्स। अब क्या हुआ, एशियन पेंट्स क्या है, एशियन पेंट जो है अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो एशियन पेंट्स हर जगह यूज़ होते हैं, चाहे वो हमारी फैक्ट्री हो, चाहे हमारे घर हों, चाहे इवन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के रोड्स वगैरह में जो बोर्ड वगैरह लगते हैं, डिस्टेंस बोर्ड्स लगते हैं, हर जगह वो यूज़ होते हैं। और एशियन पेंट की डिमांड क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ है, तो अगर वो थोड़े कॉस्टली भी होंगे तो वो हमारे बजट में आ जाएंगे। मान लो कि हम हर साल 10,000 रुपये देकर अपना घर को पेंट कराते हैं, 10,000 रुपये हर साल देकर पेंट कराना पड़ता है लोकल, और वहीं अगर मैंने एक बार 50,000 एशियन पेंट पर लगाकर एक बार घर में करवा लिया, वैसे 50,000 नहीं लगेगा क्योंकि कॉस्ट एशियन पेंट की भी लोकल से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, तो एक बार 50,000 लगाकर मैं 10 साल के लिए अगर मैं फ्री हो गई तो 10 साल बाद मुझे दोबारा पेंट कराना पड़ा तो अल्टीमेटली वो मुझे पर ईयर 5,000 रुपये कॉस्ट पर पड़ा। तो ये होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव कि हम अपनी पब्लिक की वेलफेयर के बारे में सोचें। उसके बाद आ जाता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर्सन से रिलेटेड है, यहाँ अपना पर्सनल नहीं है, पर्सन से रिलेटेड है। जितने भी पर्सन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और वो कौन कौन से होते हैं हमारे, वो लो लेवल भी होते हैं, वो मिडिल लेवल भी होते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट भी होती है। इन सब की नीड्स को ध्यान में रखना हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है। जैसे फाइनेंशियल नीड यानी उनकी सैलरी, उनके पर्क्स का ध्यान रखना। सोशल नीड्स, उनको जो है सोशली रिकग्निशन देना। हायर लेवल नीड्स, और जैसे जैसे वो अच्छी ग्रोथ देते जाएं तो उनको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ देना ताकि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकें। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है आपको, यहाँ तक मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी थी।
पहले भी कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी हर जगह मतलब टॉप टू बॉटम अगर हम IIMB पे भी चले जाते हैं तो सबसे पहले वो यही बताते हैं हम कि अगर किसी भी चीज़ में से मैनेजमेंट निकाल दोगे ना तो आपके पास रिजल्ट ज़ीरो आएगा। वो हमारे घर की बात ले लो, अगर एक ह्यूमन बीइंग या एक लेडी की बात करते हैं, अगर वो घर को मैनेज करके नहीं रखती है तो बच्चे टाइमली स्कूल नहीं जा पाएंगे, हस्बैंड टाइमली ऑफिस नहीं जा पाएंगे, वो भी टाइमली अपनी जॉब पर नहीं जा पाएगी, घर नीट एंड क्लीन नहीं होगा, सब कुछ मैस हो जाएगा। एक स्टूडेंट की बात करते हैं, अगर वो अपने आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है या अपनी सभी चीज़ों का डिसिप्लिन नहीं बनाता है तो वो टाइमली स्टडी नहीं कर पाएगा, वो टाइमली स्कूल नहीं पहुंच पाएगा, वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। अगर एक मैं स्कूल के प्रिंसिपल की बात करती हूँ या एक स्कूल की बड़ी हायर मैनेजमेंट की बात करती हूँ, अगर वो अपने टीचर्स पे कंट्रोल नहीं रखता है, वो अपने स्टूडेंट्स पे कंट्रोल नहीं रखता है, तो अगर वो उस सब चीज़ों को मैनेज नहीं करता, बिल्कुल लीनियंट ले लेता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस स्कूल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है। जिस डिसिप्लिन कह सकते हैं हम, जिस तरह से हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, सेम एज मैनेजमेंट भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। देखो मैनेजमेंट कहाँ कहाँ हेल्पफुल होती है, हमारे पर्सनल और पब्लिकल, जो भी हमारे पर्सनल जो होते हैं मोटो, जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे मान लो हमारा स्टार्टिंग मोटो क्या है, स्टार्टिंग मोटो ये है कि मुझे 1 वीक के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मेरा सेकंड मोटो क्या है, मुझे कॉमर्स में सबसे बेस्ट स्कोर करना है। उसके बाद मेरा स्कोर कि 12th के बाद मुझे CA या CS करना है। तो हम छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हुए अपने ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था कि एफिशिएंसी क्या होती है, हमारी कॉस्ट रिडक्शन और टाइम रिडक्शन। तो हमारी मैंने अभी M बताए थे, मैन मशीन मटेरियल मनी, 4 M है हमारे। इन 4 M का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मान लो कि दो मशीनरी पर अगर एक पर्सन हम लगाते हैं, 2 मशीनरी पर अगर हम एक पर्सन सुपरविजन के लिए लगाते हैं तो मेरी जो प्रोडक्शन है वो मान लो 2000 यूनिट्स होती है, 2000 यूनिट्स होती है। लेकिन अब मैं अगर मान लो सिर्फ अगर मैं उस पर एक पर्सन और बढ़ा दूँ, मशीनरी पर अगर मैं एक पर्सन और बढ़ा दूँ तो वो 2 मशीनरी 2 अलग अलग पर्सनस रन कर रहे हैं। अब वो 2 पर्सन मिलकर उस 2 मशीनरी पर सिर्फ एक पर्सन और बढ़ाने से, चाहे उसकी सैलरी 10K या 12K होगी, मेरी सीधा जो है प्रोडक्शन वो 4K हो जाती है, 4000 यूनिट्स हो जाती है। तो मेरी एक पर्सन को बढ़ाने से मेरी उसी सेम मशीनरी से जो है कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है। तो इसे कहते हैं हम अपनी मैन मशीन मटेरियल मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। उसके बाद डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक तो हमें पता ही है कि अगर मान लो कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं, एनवायरनमेंट की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो हम अपने मैनेजमेंट में डिसीजंस को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वो फॉरबिडन कि बिल्कुल जो डिसीज़न लिख दिए गए वही डिसीज़न फॉलो होने हैं।